इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सरकार के सामने एक समस्या यह खड़ी हो गई है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह किन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता में दी जाए, क्योंकि सरकार के सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है या फिर और किस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 जो टीकाकरण अभियान है भारत के संदर्भ में, उसको लेकर के सरकार किस तरह से आगे उसको लेकर के जाएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं आज की हमारी न्यूज़ ताकि हम डिस्कस कर सकें। न्यूज़ है प्रायोरिटी फॉर वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल सेज गवर्नमेंट। यानी केंद्र सरकार से महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली सरकार ने कुछ आग्रह किए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी संख्या में एक हॉटस्पॉट कोविड-19 का महाराष्ट्र बना हुआ है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट की है कि 25 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। वहीं दिल्ली सरकार का मानना है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपना एक पक्ष स्पष्ट किया है कि किस तरह के यानी केंद्र सरकार किस सिद्धांत को लेकर के या किस एक नीति को लेकर के आगे चल रही है और लोगों तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस देख लेते हैं ताकि हम आगे बात कर सकें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में, बात करेंगे भारत के टीकाकरण अभियान के बारे में कि किस तरह से टीकाकरण पूरे देश के स्तर पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा संक्रमण के मामलों में जो तेजी आ रही है उसको भी देखेंगे और समझेंगे कि नए वाले स्ट्रेन जो कोविड-19 की दूसरी लहर के तहत आया है उसके जो सिम्टम हैं वह पहले वाले से कितने अलग हैं और मामले किस तरह से बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं उनकी बात करेंगे, क्या किया जा सकता है आगे की राह, और प्रश्न पर बात करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में। तो सरकार का कहना है कि सरकार जिन लोगों तक वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का कार्यक्रम चला रही है और जिन लोगों को सरकार ने इसके लिए सुपात्र माना है वे सभी लोगों को एक वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर इसके लिए योग्य माना गया है। अब यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? सरकार का कहना है दरअसल ऐसे लोग जो कोविड-19 की इस लहर के दौरान सबसे ज़्यादा सुभेद्य हैं, यानी जिनको सबसे ज़्यादा जिनके जीवन को खतरा हो सकता है कोविड-19 के चलते, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, यानी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए पहले सुभेद्य आबादी को सुरक्षित किया जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जा सके, क्योंकि वैक्सीन की आपूर्ति इतनी नहीं है। जाहिर सी बात है आपूर्ति तभी होगी जब उसका तेजी से उत्पादन होगा। तो भारत अब तक कई देशों को निर्यात भी कर रहा था, लेकिन इस दौरान भारत ने निर्यात में भी कमी की बात की है ताकि देश के स्तर पर ही वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। अब जो उद्देश्य है भारत सरकार के मुताबिक, तो उनका कहना है कि जब हमारा जो पहला टारगेट है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत, यानी हमें उन लोगों को वैक्सीन देनी है जिनको उसकी ज़रूरत है, ना कि जो ऐसी मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो मृत्यु दर का आंकड़ा है उसको कम किया जा सके, यह एक उद्देश्य होगा। तो जिनको इसकी वर्तमान में वास्तविकता में आवश्यकता है उनको ही वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनको बाद के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जो वैक्सीन है वह भारत में गतिशील मांग आपूर्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए दी जाएगी। यहाँ गतिशील मांग और आपूर्ति सिद्धांत का मतलब हुआ कि जिस क्षेत्र में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे उन क्षेत्रों में ही वैक्सीन की सुविधा दी जाएगी। मान लीजिए कोई एक राज्य है, राज्य के अंतर्गत एक जिले में अगर किसी खास ब्लॉक में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामले अगर दिखते हैं तो उस खास क्षेत्र में ही जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वह चलाया जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि हम उस पूरे जिले के क्षेत्र में या फिर पूरे राज्य को ही एक साथ कवर करें। तो यह सरकार का कहना है, एक स्ट्रेटजी है सरकार की कि हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है उसको कवर करें और उसके बाद अन्य लोगों तक पहुँचे। और भारत ने इस स्ट्रेटजी को जो बताया है वह यह भी कहा है कि अन्य कई विकसित देश जैसे यूके, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की स्ट्रेटजी को उन्होंने अपनाया है।
यह बात कही गई है। एक और बात है कि जुलाई तक वैक्सीन की केवल सीमित आपूर्ति ही संभव है, इसलिए भी भारत सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। अब बात करें भारत के टीकाकरण अभियान के बारे में, तो भारत का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है कोविड-19 का, उसे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम कहा गया है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 से हुई है और इस कार्यक्रम के तहत जुलाई 2021 तक प्राथमिकता वाले 250 मिलियन लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जिस गति से अभी हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, उस गति से शायद हम इस जो हमारा लक्ष्य रखा है उसको हम मिस कर सकते हैं। ऐसे में वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि हम एक निश्चित समय के अंदर इस पूरे टारगेट को अचीव कर सकें। इसके अलावा जो हम वैक्सीन दे रहे हैं भारत में, उस वैक्सीन में इस वक्त 2 तरह की वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला हुआ है और यह अप्रूवल भी एक अर्जेंसी के आधार पर दिया गया था कि ताकि शीघ्रता से जिन मामलों को निपटाया जा सके, इस आधार पर ये वैक्सीन अप्रूव की गई हैं। इसमें 2 वैक्सीन है, पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। और इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर हम बात करें इन वैक्सीन्स की, तो इसमें जो कोविशील्ड है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है और इसमें एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। यानी एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस है जो सामान्य कोल्ड और जुकाम के लिए जिम्मेदार होता है। इसके एक स्ट्रेन को चिंपैंजी से लेकर के इसको मॉडिफाई किया गया है कोरोना वायरस के तरीके से, ताकि एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण किया जा सके जहां मनुष्य की प्रतिरक्षा क्षमता कोविड-19 के वायरस को समझ करके एक प्रतिक्रिया दे सके। इसी तरह जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसे भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसमें इसे निष्क्रिय वैक्सीन कहा गया है। यानी इसमें कोविड-19 के जो डेड एलिमेंट है उनका इस्तेमाल किया गया है केवल एक प्रोफाइलिंग के तौर पर, ताकि शरीर उसको लेकर के प्रतिक्रिया दे सके और इम्यून सिस्टम उसके प्रति रक्षा शुरू कर सके। अब बात करें वैक्सीन निर्यात की, तो वैक्सीन निर्यात में भारत ने कटौती की है ताकि घरेलू स्तर पर उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। अब तक भारत ब्राज़ील, कनाडा, लैटिन अमेरिका के कई देश, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को वैक्सीन्स की सप्लाई कर रहा था। ऐसे में जब भारत के घरेलू स्तर पर ही मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ पर निर्यात में कटौती की जाए ताकि देश में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कोविड-19 टीकाकरण का जो प्रोग्राम है उसमें कोवैक्सीन ऐप और इसकी वेबसाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है और कोवैक्सीन जो ऐप है उसमें जाकर के आप या कोई भी अन्य व्यक्ति इनरोल करा सकता है और देख सकता है कि कहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी 1 अप्रैल से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण में शामिल किया जाएगा ताकि वे टीका ले सकें और आगे अपने जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बना सकें। बात करें मामलों की, तो संक्रमण के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं और इस पूरे मामलों को भारत में कोरोना की दूसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। तो यह लहर इस वक्त किस तरह से पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है और इसमें किस तरह से संक्रमण के मामले आ रहे हैं, इसकी बात करें तो कोविड का नया उत्परिवर्तित स्ट्रेन ज़्यादा मजबूत है और इसमें संक्रमण की क्षमता भी पहले वाले स्ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा है। जो नया स्ट्रेन है उसमें ब्राज़ीली और कैंट वेरिएंट शामिल हैं। यानी ब्राज़ील से आया हुआ स्ट्रेन और कैंट वेरिएंट का मतलब इंग्लैंड से आया हुआ स्ट्रेन। यह जो नया स्ट्रेन है इसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता पहले वाले कोविड-19 के स्ट्रेन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और यह 80 से अधिक देशों के बीच में फैल चुका है। इसका जो लक्षण है इस वक्त जो डायग्नोस किए जा रहे हैं कोविड-19 के लक्षण, वह पहले से काफ़ी अलग देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले सामान्य लक्षणों के आधार पर बुखार या फिर गले में खराश या फिर सूखी खांसी, इस तरह के कुछ लक्षणों की बात की जा रही थी। अब के जो लक्षण हैं वे थोड़ा अलग भी है। जैसे पेट दर्द भी हो सकता है, ऐसा भी मरीजों के बीच में देखने को मिल रहा है। उन्हें मितली आ सकती है, मितली आने के लक्षण भी कोविड-19 की ओर इशारा कर रहे हैं। कई बार उनको उल्टी भी आ रही है। इसके अलावा कोविड प्लस रोगियों की बात की जा रही है, यानी अब जो नए दौर में जो पेशेंट हैं उनमें और अन्य लक्षण भी देखे जा रहे हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, पेट और आंत्र संबंधी कुछ बीमारियां, उन्हें अलग तरह से जो भी दिक्कत हो रही है, कमजोरी, भूख ना लगना, ये अन्य लक्षण भी इस नए स्ट्रेन में देखने को मिल रहे हैं। और इसकी एक खास बात ये भी है कि यह सांस लेने संबंधी बीमारियां और तेज़ी से बढ़ा रहा है। ऐसे में शरीर के मुख्य अंग इससे सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बनता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा इसका प्रभाव स्वस्थ लोगों पर भी देखने को मिल रहा है, यानी जिन लोगों को किसी भी तरह से कोई बीमारियां नहीं थी वे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो बात करें अगर हम इन मामलों की कैसे बढ़ रहे हैं ये मामले, तो एक रिकॉर्ड है जो लगभग 10 सितंबर 2020 से 4 अप्रैल 2021 तक का एक डेटा यहाँ पर हमारे सामने है। अभी हाल ही में 4 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया, यानी 1,03,796 के आसपास सबसे ज़्यादा नए केसेस दर्ज किए गए, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसके पहले 10 सितंबर 2020 को 99,181 मामले दर्ज किए गए थे। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें गिरावट आने के बाद वापस से एक उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मामले बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थितियां बन रही हैं, जैसे दिल्ली में ही नाइट कर्फ्यू की बात है और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और भी कई तरीके के मेजर्स गवर्नमेंट उठा रही हैं ताकि नए जो मामले हैं उनको फैलने से रोका जा सके। चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने? तो चैलेंजेस सबसे बड़े यही हैं कि तेज़ी से बढ़ते संक्रमण के मामले, यानी संक्रमण में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। एक समय था जब मामले इतने कम हो रहे थे फरवरी के दौरान, उसके बाद से फिर से मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, वैक्सीन की अपर्याप्त उपलब्धता, यानी जितने लोगों को टीकाकरण की आवश्यकता है, वैक्सीन कार्यक्रम जो हमारा धीमा चल रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की। कुछ लोगों में यह भी देखने को मिल रहा है कि वे वैक्सीन लगवाने में संकोच कर रहे हैं, यानी जो लोग इस वैक्सीन के लिए पात्र हैं, अगर उनकी बात भी आती है तो वे कोशिश करते हैं कि वो इससे बच जाएं या ना लगवाना पड़े। हालांकि कुछ केसेस में ऐसे मामले आए हैं जिसकी वजह से लोगों का विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है, लेकिन चूंकि सरकार ने इस चीज़ के लिए कहा है कि वैक्सीन अपने आप में कारगर है और लगभग 90% तक इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव का सपोर्ट करना चाहिए और उसको लगवाने में आगे आना चाहिए। लेकिन ये एक चुनौती के रूप में देखने को मिल रहा है। जनता के बीच लापरवाही भी अक्सर देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी संख्या में एक साथ क्राउड में लोगों का इकट्ठा होना, यह एक बड़ा चैलेंज है। मास्क के जो भी रूल्स या फिर नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, सैनिटाइजेशन से संबंधित जो भी नॉर्म्स हैं, उनका पालन होता हुआ कम ही दिखता है। ऐसे में यह एक बड़ी चुनौती है। जागरूकता की कमी इसका एक बड़ा कारण है। कई जगहों पर यह भी मान्यताएं देखने को मिलती हैं कि कोविड जैसी स्थितियां हैं ही नहीं। तो यह एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने लोगों के लिए कि जब तक लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कोविड-19 की परिस्थितियां कितनी खतरनाक हैं या कितनी भयावह हो सकती हैं, तब तक वे इस दिशा में कोई भी कदम बढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे। अब बात करें क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये कि हमें नियमित ट्रेसिंग और टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना है ताकि जो भी नए मामले आए उनको रिकॉर्ड किया जा सके और पेशेंट के लिए उपचार की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके अलावा वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा। भले ही हमने निर्यात को रोका है, लेकिन इसके अलावा घरेलू आपूर्ति को और तेज़ी से उपलब्ध कराने के लिए हमें उत्पादन को और बढ़ाना होगा। वैक्सीन के प्रति विश्वास भी जताना होगा और वैक्सीन लेना होगा ताकि हम बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों में कुछ कमी कर सकें। इसके अलावा जन भागीदारी इन चीज़ों को लेकर के कि सरकार ने जो भी नॉर्म्स तय किए हैं उनका सही तरीके से पालन किया जाए ताकि और नए केसेस को हम बढ़ने से रोक सकें। इसके अलावा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, जो हम नए तरीके से जीने की बात करते हैं कि हम लोगों से दूरी बना करके रखें। पहले हैंडशेक होता था और लोग एक दूसरे से गले मिलते थे। अब के नए नॉर्म्स कहते हैं कि दूर से नमस्ते कर लीजिए और आगे बढ़िए या फिर दूर से बातचीत कीजिए। 2 गज दूरी वाली बात भी आती है। जिला स्तर पर निगरानी करना भी एक बेहतर कदम है कि जिले के स्तर पर ही छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में निगरानी रखी जाए। सरकार हालांकि इस स्ट्रैटेजी के तहत ही काम कर रही है कि जहां जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से जो है लॉकडाउन या अन्य प्रक्रिया को किया जाए और वैक्सीन की उपलब्धता भी उन क्षेत्रों में बढ़ाई जाए और सीमित लॉकडाउन भी इसका एक उपाय हो सकता है। तो ये था आगे की राह इस टॉपिक को लेकर के। बढ़ते हैं सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें। दृष्टि आईएएस ने यूपी पीसीएस के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है 2021 की, उसके लिए क्विक रिवीजन कोर्स की शुरुआत की है, जिसके तहत आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर और कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और सवाल आप नोट कीजिए।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरह प्रभावित कर सकती है, विश्लेषण कीजिए। तो पूरे टॉपिक में हमने अभी डिस्कस किया है कि कोरोना वायरस के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। सरकार अभी तक वैक्सीन्स को निर्यात कर रही थी, निर्यात में कमी आई है, ये एक प्रभाव है। इसी तरह के कुछ अन्य प्रभाव पूरे टॉपिक का जो हमारा डिस्कशन है उसको सुन करके आप पॉइंट्स में कलेक्ट कीजिए, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए और एक बेहतर उत्तर लिखिए। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।